गुजरात में गरीब मेला हुआ। एक एक जिले में 1-1 लाख 1.5 लाख लोग इकट्ठा हुए और गरीबों को कुछ न कुछ मेले में उस जिले के लोगों को अनेक योजनाओं का फायदा मिला। उसका अनुभव लेकर मध्य प्रदेश ने अंत्योदय मेला शुरू किया। हर कार्यक्रम में 50,000 लाख लोग आए, गरीब से गरीब लोग आए, उनके कल्याण की योजनाएं, उनके कार्यक्रम वहां हुए। मैं एक बार कर्नाटक में गया था। जब मंत्रियों के साथ 3-4 घंटे बैठा तो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 1.80 था। मैंने कहा ये ठीक नहीं है, इसको बढ़ाना चाहिए। कुछ कार्यक्रम दिए, 1 साल के अंदर एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 6% हुआ। इरिगेशन के जो प्रोजेक्ट थे वो पूरे किए गए। 1 लाख हेक्टेयर जमीन वेस्टलैंड बायोडीजल बनाने के लिए, उसके लिए करंज जैसे क्रॉप्स लगाने के लिए 10,000 रुपये अनुदान पर एकड़ से सरकार ने योजना जाहिर की। 18 लाख किसानों को मुफ्त में बिजली दी और केवल 1% ब्याज से क्रॉप लोन देना शुरू किया। मध्य प्रदेश की सरकार ने किया। हम लोग जहां हमारी सत्ता है, सत्ता के माध्यम से, गुड गवर्नेंस की, सुशासन के माध्यम से हम वहां के राज्य का विकास करेंगे, सर्वांगीण विकास करेंगे। और जहां हम अपोजिशन पार्टी में हैं, हम अपोजिशन पार्टी में लोकतंत्र में प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के रूप में हमारे ऊपर जो दायित्व है उसके आधार पर जनता के सवालों को लेकर संघर्ष करेंगे। आज 3 बातों को लेकर देश में विशेष रूप से समस्याएं खड़ी है: भ्रष्टाचार, काला धन और महंगाई। महंगाई का संबंध रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज के साथ जुड़ा हुआ है। मेरा विश्वास है कि अगर सही आर्थिक नीति अगर अपनाई जाती है तो महंगाई कम हो सकती है। 18% इन्फ्लेशन का रेट हुआ है, सब रिकॉर्ड टूट गए। 58,000 करोड़ का अनाज इस देश में सड़ जाता है। क्या इसको रोका नहीं जाता? रोक सकते हैं, पर रोकने की इच्छा शक्ति तो चाहिए। और बहनों और भाइयों, हम ऐसी आर्थिक नीति हमने बनाई है, विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। मैं आसाम में गया तो आसाम के लोगों ने अभी परसों विजन डॉक्यूमेंट आसाम का तैयार हुआ। हमने निश्चित रूप से अनेक राज्यों को कहा है कि आप आगे आने वाले 15 साल 20 साल के लिए एक नीति बनाइए कि हमको क्या करना है। और हमारे यहाँ भी करीब बहुत लोग रात दिन काम कर रहे हैं। करीब 57 नए इनिशिएटिव पार्टी ने लिए हैं और समाज के बहुत अच्छे लोगों से मदद लेकर हिंदुस्तान की विजन 2025 हमने लगभग अंतिम इसमें आया है। हम मेहनत कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से सलाह ले रहे हैं और इसके बाद मेरा विश्वास है कि इस मार्ग से जाकर हम हिंदुस्तान के भविष्य को, तकदीर को बदल सकते हैं। सभी बातों के बारे में विस्तृत चर्चा करना आज उतना समय नहीं है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है भ्रष्टाचार। उसकी भी योजना हमने तैयार की है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ई परचेस, ई टेंडर, ई गवर्नेंस, ई बैंकिंग, कोई गवर्नमेंट, कोई सरकार में कोई आए नहीं, सरकारी अफसर कोई मिलने की जरूरत ही नहीं, उसके घर में बैठकर उसका काम हो जाएगा। टेंडर निकलेगा तो ग्लोबल टेंडर हो जाएगा। जो भ्रष्टाचार है ये हमारी गरीबी, भुखमरी और महंगाई का एक महत्वपूर्ण कारण है। आज जिस प्रकार से भ्रष्टाचार पनप रहा है, देश को लूटा जा रहा है, जैसे चोर और डकैत रात को गांव में घुस जाते हैं और संपत्ति को लूटते हुए भागते हैं, उस प्रकार से यूपीए की सरकार ने लूट मचाई है, लूट। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भ्रष्टाचार है ये कैंसर है। और इसलिए एक बात कांग्रेस के और यूपीए के भ्रष्टाचार पर टीका टिप्पणी करते हुए हमको ध्यान में रखना होगा कि हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, ये भी हमने उतना ही शुद्ध रखना चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि पैसा कमाना गुनाह नहीं है। आप सनदशीर मार्ग से, आपके विजन के साथ आप व्यवसाय करिए, लोगों को रोजगार दीजिए, पैसे कमाइए, कोई गलत बात नहीं है। पर राजनीति ये पैसा कमाने का धंधा नहीं हो सकता। हम एमएलए एमपी इसलिए बने कि हमारा कमाई का धंधा, और ऐसा करने वाले व्यक्ति को इस पार्टी में जगह नहीं है। आप याद रखिए कि हमको भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान बनाने का है। इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। मैं मानता हूं कि समाज में आए हुए लोग, कार्यकर्ता, गुणदोषों के साथ हम स्वीकारते हैं। समाज में जो भी व्यक्ति हमारे साथ आता है उसको स्वीकारना है। पर हमारी पार्टी में हम ऐसी सिस्टम विकसित करें कि आए हुए व्यक्ति को हमारे विचारों से, हमारे संस्कारों से ऐसा कार्यकर्ता और ऐसा नेता तैयार करे कि जो भ्रष्टाचार मुक्त रहेगा, कभी भ्रष्टाचार नहीं करेगा। जल्दी हम लोग हमारे मुख्यमंत्रियों को बुलाकर
जैसे बिहार और मध्य प्रदेश में हमारी सरकार ने एक बिल पास किया है। वो बिल यह पास किया है कि अगर सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री तक कोई भी भ्रष्टाचार करता है तो भ्रष्टाचार विरोधी न्यायालय में उसके ऊपर केस चलेगी और भ्रष्टाचार अगर सिद्ध होगा तो उसकी प्रॉपर्टी जब्त होगी। अगर क्लार्क से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक कोई भी भ्रष्टाचार करता है तो केस चलेगी, उसकी प्रॉपर्टी जब्त होगी। देखो, हमने बहुत अच्छे काम किए। हमारी पार्टी है कि जिसने पहली बार राज्यसभा के चुनाव की पद्धति को बदला। एक एक वोट के लिए 50 लाख करोड़ रुपए देने पड़ते थे। हमने निर्णय किया कि हाथ ऊपर करके वोट करना होगा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। यह परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी ने किया। मंत्रियों की संख्या 10% के ऊपर नहीं रहेगी, यह निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने किया। दल बदल कानून के बारे में हमने निर्णय किया, हमने देश के सामने रखा कि यह नहीं चलेगा। हमने बहुत से सुधार किए और सुधार हमको करने हैं। हम हमारी सिस्टम को, सत्ता तंत्र को हम इस प्रकार से तैयार करें, इस प्रकार से परिवर्तित करें कि जिसमें भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रणाली काम करे। और इसलिए बहनों और भाइयों, भ्रष्टाचार, महंगाई और काला धन, ये तीनों विषय देश के लिए बड़े संवेदनशील बने हुए हैं। काले धन के विषय को लेकर तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे यूनो में रिजोल्यूशन हुआ, 140 में से 117 देशों ने अपने कानून को रेटिफाई किया। पेरू और फिलीपाइंस जैसे लोगों ने अपना धन वापस लाया, और ये सब होने के बाद हमारा हिंदुस्तान इसमें आगे नहीं जा रहा है। उल्टा हमने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट किया, हमारी सरकार ने, कि जिनका काला धन है उनके नाम अगर जाहिर करेंगे तो देश हित में वो उचित नहीं होगा। मुझे पता नहीं कि ऐसे चोरों ने, जिन्होंने इनकम टैक्स की चोरी की, ऑक्ट्राई की चोरी की, वैट की चोरी की, और ये पूरा काला धन दुनिया वहां जाकर रखा है विदेशी बैंकों में, उन लोगों के नाम जाहिर करने से देश और पब्लिक इंटरेस्ट में कौन सी बाधा आती, ये मेरे समझने के बाहर है। इन बात का विरोध करना होगा। और हिंदुस्तान के जनता को हमने वचन दिया है कि ये पूरा काला धन हिंदुस्तान में वापस लाएंगे, और इस पैसे का उपयोग हर गांव में रोड बनाने के लिए, किसानों के खेती को पानी देने के लिए, अच्छे अस्पताल बनाने के लिए, और हिंदुस्तान को अच्छा बनाने के लिए पैसा गरीबों के लिए खर्चा करेंगे। ये पैसा किसका है? ये हिंदुस्तान के गरीबों का पैसा है। उनसे शोषण करके, उनका खून चूसकर ये हराम से कमाया हुआ पैसा विदेशी बैंकों में रखा है। देश के हित के लिए, गरीबों के हित के लिए वो पैसा हम वापस लाएंगे और हिंदुस्तान के जनता के प्रगति और विकास के लिए उसका उपयोग करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग ऐसा समय है। मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि हमको पार्टी का विस्तार करना चाहिए। जब मैं पहली बार आया तब मैंने बहुत बार एक बात कही कि हमारी और कांग्रेस की वोट बैंक में हमारा परसेंटेज 7-8% से कम है। समाज में, ऐसे समाज में जो लोग हैं जो अभी भी कुछ गलत फहमियों के कारण हमारे से दूर है, उन समाज के घटकों तक हम जाए। अंत्योदय का हमारा विचार, सामाजिक आर्थिक विषमता से मुक्त समाज की हमारी कल्पना, छुआछूत, जातीयता और अस्पृश्यता को नष्ट करने वाली बात, सोशो इकोनॉमिक इक्वेलिटी की हमारी बात, राष्ट्रवाद का प्रेरणा, राष्ट्रवाद का विचार हमारा आत्मा, देश के भविष्य को और देश के तकदीर को बदलने की जिम्मेदारी अगर किसी के ऊपर है तो मेरे सामने बैठे हुए आप हजारों लाखों कार्यकर्ताओं पर है। हमको इसको बदलना है। पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म। हम इसको बदलेंगे, बदल कर दिखाएंगे, देश को मजबूत बनाएंगे, आतंकवाद का मुकाबला करेंगे, आतंकवाद, नक्सलवाद को समाप्त करेंगे, हमारे सीमाओं को सुरक्षित करेंगे और एक शक्ति के रूप में हम हिंदुस्तान को खड़े करेंगे। आर्थिक नीति ऐसी अपनाएंगे, ना कोई भूखा रहेगा, ना किसी को रोटी नहीं, ऐसा कहीं नहीं होगा। हम इस चित्र को बदल सकते हैं। हमारे में क्षमता है। मैं एक बात आपको बता दूं, अहंकार और आत्मविश्वास दो शब्दों में फर्क है। मैं अहंकार की बात नहीं कर रहा हूं, पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी और हजारों लाखों नेताओं ने अपने जीवन को समर्पित करके इस प्रकार से किसी संगठन को बड़ा किया है। तो मुझे बताइए, अब कहाँ है? कांग्रेस का इतिहास 126 साल का है, पर 47 के पहले की कांग्रेस और अब की कांग्रेस में बहुत फर्क है। आज की कांग्रेस और 47 की पहले की कांग्रेस में बहुत फर्क है। बहनों और भाइयों, आज के इस स्थिति में भी लोकतांत्रिक मार्ग से
सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के साथ कटिबद्धता रखने वाली और राष्ट्रवाद और देशभक्ति के लिए मरने मिटने वाले कार्यकर्ताओं की लाखों की फौज जिस पार्टी में है, जो जात पंथ धर्म भाषा और सेक्स से ऊपर उठकर सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी को मिशन के रूप में मानकर गांव गरीब मजदूर किसान का विचार करके विज्ञान तंत्र विज्ञान का आधार लेकर इस देश के प्रगति और विकास का सपना देख सकती है और वो सपना पूरा कर सकती है, ये ताकत केवल भारतीय जनता पार्टी में है। कुछ लोग कहते हैं कि लोगों को सपने दिखाने वाले नेता अच्छे लगते हैं, पर मैं आपको बताता हूं, केवल सपने दिखाने वाले नहीं, सपने दिखाकर उस सपनों को पूरा करने वाले नेता अच्छे लगते हैं। मैं केवल सपने दिखाने का काम नहीं कर रहा हूं, मेरे मन में दृढ़ आत्मविश्वास है। आप सबके सहयोग से जो विचारों की, हमारी इतिहास की, हमारी विरासत की, हमारी संस्कृति की विरासत हमको मिली है और जिसके आधार पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल कॉन्शियसनेस, सामाजिक संवेदनशीलता का परिचय हमारे कार्यकर्ता देते हैं, मैं आपको बताता हूँ ये बहुत बड़ी ताकत है। आज जब मैं कार्यालय में था तो काम करने वाले सभी कर्मचारियों के साथ मेरी मीटिंग हुई। मुझे भी पता नहीं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के समय से एक व्यक्ति काशीराम करके कार्यालय में काम कर रहे थे। उनकी उम्र अब 80-82 साल की हुई है, बहुत उम्र हो गई। पूरा पार्टी का इतिहास उनको मालूम था। मुझे उनको देखकर मुझे बड़ी धन्यता हुई कि इतने सालों से वो बेचारा अपना भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में काम कर रहा है। क्या कभी उसको मौका नहीं मिला होगा? एक कार्यकर्ता ने कहा कि मैंने माथुर जी के साथ काम किया, ये मेरा सौभाग्य है। अपने बड़े बड़े नेताओं के साथ उन्होंने काम किया है, तनख्वाह बहुत कम है। मुझे बड़ा दुख हुआ कि उनके तनख्वाह बहुत कम है। और मैंने जब ये कहा ये सब लोग क्यों काम कर रहे हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिल में एक भक्ति